स्वागत है आपका। फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जहाँ पर काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि प्लीज़ सर इसको हिंदी में लाइए, हिंदी में लाइए, रिसर्च मैथडोलॉजी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरे हिंदी वाले ही क्वेश्चन लाया हूँ, जहाँ पर मैं कुछ टर्म आपके यूज़ करूँगा इंग्लिश के, बाकी सारे के सारे आपके हिंदी में ही होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिना लेट के सीधा स्टार्ट ही करेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन्फॉर्मेशंस को। पहला क्वेश्चन बोला है वैज्ञानिक शोध जिसे बोला जाता है साइंटिफिक रिसर्च की कई विशेषताएं हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। निम्न में से किसे इन विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनमें से कौन सा है जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहली चीज हम लोग बता चुके हैं कि साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है। पहला बिल्कुल करेक्ट है ना, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा मैं यहां बात कर रहा हूं कि यह नियम में आपका कंट्रोल होती है, बिल्कुल। तीसरा एम्पिरिकल होती है, बिल्कुल। नॉलेज ओरिएंटेड होती है। बेटा ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है कि जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो होती है साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड बेस्ड, मतलब नॉलेज ओरिएंटेड होती है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का डी। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, सिस्टमैटिक बिल्कुल सही है, कंट्रोल बिल्कुल सही है, एम्पिरिकल बिल्कुल सही है। ये तीनों ही साइंटिफिक रिसर्च की होती हैं, बट नॉलेज ओरिएंटेड नहीं होती है, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपको है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है, तो आपको याद रखना मनोविज्ञान में सिद्धांतों के विकास के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में ठीक ढंग से घटनाओं की व्याख्या नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, जो उनके प्रिंसिपल होते हैं, वो विकास के क्षेत्र में काफ़ी किए जाते हैं, जो कि आपकी नॉर्मल कंडीशंस के साथ घटनाओं के में हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो सारे मनोविज्ञान में एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो पहला वाला इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल आपका मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाली इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि वैज्ञानिक शोध को एक समस्या समाधान की विधि के रूप में अधिक तथा ज्ञानवर्धन के रूप में कम समझाया जा सकता है। ये भी देखो ऊपर मैं बता चुका हूँ, साइंटिफिक रिसर्च में जो होता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ना कि आपका किसमें है कि नॉलेज ओरिएंटेड। तो ये दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरा पूछ रहा है आपसे कि मानव कल्याण मतलब ह्यूमन वेलफेयर में प्रयुक्त शोध जो अप्लाइड रिसर्च होती है, मूल शोध प्योर रिसर्च से अधिक गुणकारी होती है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो ह्यूमन वेलफेयर में जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है, वो अप्लाइड रिसर्च होती है, वो प्योर रिसर्च से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। फोर्थ बोल रहा है वैज्ञानिक शोध, जो ऊपर बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक शोध में कारण संबंध या कारण परिणाम संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशन की पुष्टि हमेशा होती है। ये गलत बोल रहा है। वैज्ञानिक शोध में आपका जो है कारण परिणाम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की पुष्टि नहीं होती है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है वैज्ञानिक विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं। वैज्ञानिक विधि बिल्कुल साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं, कुछ विधि होती है, निम्नलिखित में से किसे इसकी विशेषता के रूप में समझा जाएगा, है ना। यहां बोल रहा है कि इस विधि में एक, देखिए साइंटिफिक मेथड की बात कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आपको फिर से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि जो कुछ इसकी विशेषताएं हैं पहले बता चुका हूँ ऊपर। तो ये कंट्रोल होती है, बिल्कुल ये कंट्रोल मेथड है। इस विधि में प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण संभव है, बिल्कुल, कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम लोग जनरलाइजेशन कर देते हैं। तो ये दूसरी भी है कि जो भी उससे रिजल्ट आता है उसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। तीसरा, इस विधि में प्रतिकृति जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन का गुण होता है, यस, कि उस इंफॉर्मेशन को आप रेप्लिकेट कर सकते हो। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त सभी को, ये चारों ही बिल्कुल सही चीज़ बता रहे हैं, तीनों सही हैं, दैट मीन्स इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी। तो तीनों क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट से और सिंपल से हैं, और हिंदी में मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करें कि मनोवैज्ञानिक शोध जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में प्रतिकृति जिसे बोल रहा हूँ रेप्लिकेशन, ऊपर बताया था मैंने कि जो मनोवैज्ञानिक शोध होते हैं, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, उनमें रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि क्या ज़रूरत पड़ती है। इन्फॉर्मेशन को समझते जाते हैं,
कि जो वैज्ञानिक रिसर्च होते हैं वहाँ पर तो आपको पता है कि रेप्लिकेशन होती है, जो वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक रिसर्च होती है वहाँ पर तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च में प्रतिकृति रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है तो वो बताता हूँ। तो मैं ऑप्शन लेता हूँ पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों की को संपुष्टि करने के लिए या उसके बारे में कुछ प्रश्नों को उठाने के लिए, वर्तमान में किए जा रहे अध्ययन की आंतरिक इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये तो गलत है। आपसे बोला वर्तमान में किए जा रहे अध्ययन की एक्सटर्नल वैलिडिटी, बिल्कुल गलत है। पूर्व अध्ययनों की वैलिडिटी तथा विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। तो आपको बता रहा है पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों की संपुष्टि के लिए, दैट मीन्स आपका फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो फोर्थ में बोल रहा है कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस होती है उनमें रेप्लिकेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, कि जो पूर्व अध्ययनों के निष्कर्ष होते हैं उनकी संपुष्टि करने के लिए या उनके कुछ प्रश्नों को उठाने के लिए हम लोग रेप्लिकेशन की जरूरत करते हैं। ओके, तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पूछता है कि वर्णनात्मक मतलब शोध, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, की कई विशेषताएं होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक शोध जिसे बोलते हैं, इसकी कई विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसे इन विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ आ गई फिर से, कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। हर रिसर्च पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। चलिए, यहाँ बोल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कई विशेषताएं होती है, निम्न में से किसे इन विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड याद रखना। तो यहाँ बोल रहा है वर्तमान की घटनाओं का वर्णन एवं विश्लेषण करना। ये बेटा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है कि जो भी प्रेजेंट की हो या प्रेजेंट की जो भी घटनाएं चल रही हैं, प्रेजेंट में जिस तरह की जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनका वर्णन करना, उनका एक्सप्लेन करना और उनका विश्लेषण करना, उनका एनालिसिस करना, ये होता है ना, कि प्रेजेंट की जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें उनका एक्सप्लेनेशन और उनका एनालिसिस करना, ये डिस्क्रिप्टिव में आता है। दूसरा बोल रहा है इसके द्वारा चरों के बीच तुलना के विरोधाभास कंट्रास्ट दिखाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी आपके फैक्टर्स होंगे उनके बीच में क्या करते हैं हम लोग, एक कंपैरिजन करते हैं, कि कंट्रास्ट दिखाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल दिखाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में एनालिसिस करना ये काम होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। तीसरा, इनके चरों मतलब इनके चरों के बीच सहसंबंध के जो भी फैक्टर्स आएंगे उनके बीच में कोरिलेशन भी बताना, कि वो कैसे रिलेट कर रहे हैं और कैसे डिफरेंट है, उनके बारे में सिमिलैरिटी डिफरेंस के बीच में कोरिलेशन बताना, ये काम भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का होता ही है। फोर्थ बोला इनके चरों में जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ये मैनिपुलेशन नहीं होता है बेटा। तो मैनिपुलेशन हमेशा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में चरों को जोड़ तोड़, जैसे बोलते हैं मैनिपुलेशन करके उन पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तो ये चीज़ कभी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं होती है। तो आंसर हमारा फिफ्थ का हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध, जैसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। चलिए, प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन है, 6 की बात कर रहा है। देखिए, जब भी एक्सपेरिमेंटल की बात करूँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डिस्क्रिप्टिव पे नहीं होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी होते हैं उनमें जो भी फैक्टर होते हैं उनको जोड़ तोड़, उनको मैनिपुलेशन किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में याद रखना है कि जो भी चर होते हैं, जो भी हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। अदरवाइज बिना उसके आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो सकती है। ओके, क्लियर हो रहा है ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में याद रखना है 6 का आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन होता ही है। नेक्स्ट 7th की बात करें, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में निम्नलिखित में से कौन सा शोध अधिक किया जाता है। देखो, अभी हाल पता चल रहा है, लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ, और लेबोरेटरी के अंदर जो भी पहले के होते हैं मूल शोध, जैसे बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च, है ना। फंडामेंटल रिसर्च हमेशा आपके कहाँ पर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में किए जाते हैं। तो ये भी याद रखिए भैया, 7th का भी आपका ए हो जाएगा। अप्लाइड रिसर्च में बता चुका हूँ, अप्लाइड रिसर्च होती है करंट जो होंगे, और डिस्क्रिप्टिव पहले ही बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर पूरा क्वेश्चन ही करा चुका हूँ, और हिस्टोरिकल भी आपको पहले से पता है। नहीं पता है तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कम से कम 5 से 10,000 MCQ सिर्फ आपके UGC नेट पेपर 1 के लिए, इसके अलावा मैंने सिर्फ PhD एंट्रेंसेस के लिए ही करा रखे हैं।
चलिए नेक्स्ट, क्रिया शोध जिसे बोलते हैं एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? एक्शन रिसर्च आपको कई बार 100 बार पेपरों में आ चुका है और कई चीज़ों के लिए ये क्वेश्चन बन चुका है। एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन के साथ ही मैं फिर से समझा देता हूँ। एक्शन रिसर्च या जिसे बोलते हैं क्रिया शोध किसे कहते हैं? तो प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थिति में किए गए शोध को क्रिया शोध कहते हैं? नहीं, आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं प्रयोगशाला में कौन सा करते हैं, तो बिल्कुल नहीं होता प्रयोगशाला में कंट्रोल वाला आपका, बिल्कुल नहीं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। वैसे शोध को जिसका उद्देश्य एक सिद्धांत थ्योरी का विकास करना होता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे शोध को हम नहीं करते जिसमें एक सिद्धांत एक थ्योरी बनाना होती है, ऐसी थ्योरी के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च नहीं करते। एक्शन रिसर्च हमेशा रहना करंट प्रॉब्लम के लिए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, तो जो करंट सिचुएशन को, करंट वेरिएशन को, करंट इन्फॉर्मेशन के लिए जो शोध किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया शोध या एक्शन रिसर्च। वैसे शोध जो स्थानीय वातावरण, लोकल सेटिंग में किसी समस्या का तत्कालिक समाधान, देखिए आपसे बोला तत्कालिक, दैट मीन्स करंट, तो जो करंट सिचुएशन में, करंट एनवायरनमेंट में, लोकल सेटिंग में किसी समस्या का तत्कालिक समाधान करने के उद्देश्य से किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन रिसर्च, क्रिया शोध, तो उसका हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी प्रयोगशाला के प्रयोग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की परिसीमा लिमिटेशन में नहीं रखा जा सकता? ठीक है, यहां बोल रहे हैं निम्नलिखित से प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो वहां पर उसमें से लिमिटेशन होती है। देखिए हम लोग बात करते हैं जब लेबोरेटरी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमेशा हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इनमें से किसको लिमिटेशन में नहीं रखा जा सकता वही वो आपसे पूछ रहा है ना। तो इसकी परिस्थिति कृत्रिम होती है, ये तो आपको पता ही है कि भाई लेबोरेटरी जो होती है वो कृत्रिम ही होती है, हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पर आर्टिफिशियली डिज़ाइन करते हैं, तो ये तो सही चीज़ है कि भाई ये तो लिमिटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले ही आपको पता है कि आर्टिफिशियल होती ही है। दूसरा आपसे बोल रहा है इसमें आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी की कमी होती है। गलत चीज़ आपने बोल दी भैया, यही आपका आंसर भी जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन में इसे नहीं रख सकते हम लोग कि इंटरनल वैलिडिटी की कमी होती है, आंतरिक वैधता की कमी होती है, ऐसा नहीं होता है। लेबोरेटरी जो रिसर्च होते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च होते हैं, यहाँ पर हम लोग जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हम लोग नॉर्मल नहीं कर सकते, संचालन नहीं की जा सकती, जैसे कि बोल रहा है कि वेरिएबल का अध्ययन नहीं किया जा सकता, अरे किया जा सकता है भैया, नहीं किया जा सकता, कोई भी वेरिएबल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसे प्रयोगशाला प्रयोग शोध में संचालन नहीं की जा सकती। तो आपको याद रखना सिर्फ लिमिटेशंस में नहीं आएगा, बाकी सब लिमिटेशंस हैं। तो आंतरिक वैधता की वैलिडिटी, ओके, 9th का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अप्रयोगात्मक शोध, अप्रयोगात्मक मतलब होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? देखिए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। निम्नलिखित में से किसी अप्रयोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रह सकता? भाई फील्ड स्टडी, भैया फील्ड स्टडी को तो रखते हैं हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंट में। फील्ड स्टडी का मतलब है नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। केस स्टडी बिल्कुल नॉन एक्सपेरिमेंट में आता है। सर्वे रिसर्च ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर 10th आपको समझ लेना है, फील्ड में जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बेटा नॉन एक्सपेरिमेंटल में नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। जब भी एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि फील्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो बेटा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल में नहीं। तो 10th का हो जाएगा बी। ओके, निम्नलिखित में से किसी प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉन एक्सपेरिमेंट में कौन सा नहीं रख सकते, तो वही जो नॉन एक्सपेरिमेंट में नहीं होंगे बेटा, वो जो नॉन एक्सपेरिमेंट में होंगे वो एक्सपेरिमेंट में नहीं होंगे। तो प्रयोगशाला बिल्कुल भैया ये तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च ये भी एक्सपेरिमेंटल में आता है। फील्ड स्टडी, देखो फील्ड स्टडी ऊपर देखिए, फील्ड स्टडी देखिए, फील्ड स्टडी इज अ पार्ट ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो फील्ड स्टडी जिसे बोलते हैं क्षेत्र अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन की अगर बात करें तो बेटा ये किसका पार्ट है? इसका पार्ट है, इसीलिए क्लियरली समझ लेना है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, निम्न से ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट नहीं है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। ओके, आंसर हो जाएगा आपका 11th का सी। क्लियर? दोनों मैंने इसीलिए आपको समझा दिए, दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। नेक्स्ट 12th की बात करूं तो 12th में आपसे क्या बोल रहा है कि कक्षा
या क्लासरूम में यदि कोई मनोवैज्ञानिक छात्र के किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विशेष नियमों जैसे प्रिंसिपल का उपयोग करता है तो उनके शोध को क्या कहा जाएगा। अब देखिए हम लोग क्लासरूम की बात कर रहे हैं, जब कोई क्लास की बात कर रहे होते हैं तो क्लासरूम में यदि कोई मनोवैज्ञानिक छात्र, अब यहाँ पर एक बात चलेगी, कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है और वो मनोवैज्ञानिक समस्या मतलब मनोवैज्ञानिक छात्र कि किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुछ न्यू प्रिंसिपल का यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स करंट उससे प्रॉब्लम आ गई। देखिए अब समझ लीजिए कि क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलती है, इसमें बोल रहा है कि क्लासरूम में यदि कोई मनोवैज्ञानिक छात्र के किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विशेष नियमों का उपयोग करता है तो उसके शोध को क्या कहा जाएगा, है ना। अब देखिए एजुकेशनल रिसर्च तो नहीं हो गई, एजुकेशनल रिसर्च मतलब हम लोग क्लास में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम के अंदर कोई फंडामेंटल रिसर्च की बात नहीं कर रहे, एक्शन रिसर्च की भी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स अप्लाई कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सपोज कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में हमको पता होता है लेकिन उसका, जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको पढ़ाए जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल आपको जो कराया जाता है उसके अलावा भी कोई न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग जो पढ़ा हुआ है उसी को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स ऐसी चीज़ जब हम किसी पुरानी चीज़ का यूज़ करते हैं किसी न्यू सिचुएशन के लिए तो उनको बोला जाता है आपका अप्लाई रिसर्च। ओके, तो 12th का हो जाएगा आपका सी। तो जब भी क्लासरूम में कोई टीचर है वो किसी बच्चे की समस्या का समाधान करने की कोई नया प्रिंसिपल यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स ये अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़ जो लोग बिल्कुल नए हैं भाई साहब शुरुआत करें प्रॉब्लम को, ये थोड़ी इसकी क्लियरली नहीं आई है, एक सेकेंड, चलो इनको छोड़ देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट में इसको क्लिक से करके निम्नलिखित में से किसे चर की, चर मतलब वेरिएबल की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ये बोल रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, 19 में आपसे पूछा कि इनमें चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, दैट मीन्स वेरिएबल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो 19 में अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, 19 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए इंटेलिजेंस, एंजाइटी, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन और आपसे बोल रहा है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। देखिए इंटेलिजेंस वेरिएबल है, एंजाइटी चिंता कर रहा है तो वो भी आपकी वेरिएबल है, बुद्धि की बात करूं, चिंता की बात करूं, और लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन रोशनी का स्तर ये भी बेटा वेरिएबल है। आपसे बात करें कोई एक्स्ट्रा सेंसरी अति तीव्र प्रत्यक्षण मतलब से बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ डी, ये किसी किसी में होता है, जरूरी नहीं होता, तो इसको वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं रखते। कि कुछ लोग होते हैं देख के बता देते हैं कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना पिछले पुराने ज़माने में होते थे को एक्स्ट्रा छठी इंद्री जिनकी काम कर रही है तो उसको बेटा वेरिएबल में नहीं रखते हम लोग। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद है कि 19 में आपका जो डी है अति द्रिय प्रत्यक्षण जैसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिन लोगों में क्या होता है कि भाई छठी इंद्री काम करती है कि हाँ मेरी छठी इंद्री बोल रही है कि आपको टॉप करोगे, तो वो वेरिएबल की कंडीशन में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 20 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लिया जाए कि कोई प्रयोगकर्ता ने किसी स्वतंत्र चर मतलब वेरिएबल का प्रभाव आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखने के लिए 10 साल तक तथा 20 साल के व्यक्तियों को दो समूह में तैयार किया है। वो क्या कर रहा है कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेक करना चाहता है, तो 10 साल तथा 20 साल के व्यक्तियों के दो समूह बनाया। उसने बनाया कि भाई एक पर्टिकुलर रिसर्चर है जिसने क्या किया, वो चेक कर रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें उसने दो ग्रुप बनाए, एक 10 साल के और एक 20 साल के व्यक्ति। एक ग्रुप मान लिया ए जिसमें आपके 10 साल के लोग हैं और दूसरा ग्रुप वो जिसमें 20 साल के लोग हैं, ठीक है, कि व्यक्तियों के दो समूह तैयार किए। तो इस उदाहरण में उम्र को निम्नांकित में से किस श्रेणी की में रखा जाएगा। अब देखिए दो ग्रुप बनाए, एक 10 ईयर्स वालों का, एक 20 ईयर्स वालों का। तो वहाँ पर वेरिएबल बाकी लोग भी बेटा आंसर करते रहे और अपना चेक करते रहे। यहाँ पर पूछ रहा है कि वो किस वेरिएबल में आएगी, जो एज है, जो उम्र है, वो किस वेरिएबल में आएगी। तो यहाँ पर बोल रहा है टाइप ई स्वतंत्र चर में, टाइप एस स्वतंत्र चर में। स्वतंत्र चर मतलब समझते हो ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में या कंट्रोल वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। एज ग्रुप याद रखना टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाता है आपका खा, जिसे बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर हम बात करें कि उस उदाहरण में जो उम्र है वो टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में आ जाते हैं आपके। यहाँ बोल रहा है कोई प्रयोगकर्ता, चलो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। कोई प्रयोगकर्ता ने पठन की क्षमता, दैट मीन्स रीडिंग एबिलिटी पर रोशनी के स्तर का प्रभाव देखने के लिए, अभी बताया था कि इल्यूमिनेशन की बात कर, देखने के लिए एक प्रयोगकर्ता ने 2 अवस्थाओं में प्रयोज्य पठन क्षमता का प्रक्षेपण किया। एक अवस्था में रोशनी का स्तर एडिक्वेट रखा, मतलब एक पर्टिकुलर रूम में उन्होंने प्रॉपर क्या किया, रोशनी रखी, प्रॉपर लाइटिंग करी, और दूसरी में उन्होंने रोशनी का स्तर बिल्कुल डिम कर दिया कि कहीं में बिल्कुल एक बल्ब जलाया 0 वाट का, और एक में उन्होंने पूरा इल्यूमिनेशन कर दिया, बहुत सारी लाइट जला दी। इन दोनों अवस्थाओं में वो चेक कर रहा था कि भाई किसकी रीडिंग एबिलिटी दोनों कंडीशन में कैसी है, कि अगर लाइट प्रॉपर है और लाइट कम है तो कौन सी अवस्था है। तो यहाँ पे इन दोनों अवस्थाओं में प्रयोज्य उम्र तथा बुद्धि पर सुमिलित मैच करना है। तो यहाँ पर मैचिंग करना है कि वेरिएबल जो दे रखे हैं और उसमें इंटेलिजेंस जो बुद्धि है और उनकी जो स्टेजेस है उनको आपको बताना है उम्र में। तो यहाँ पर वेरिएबल उन्होंने क्या लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए रखे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। यहाँ पर बुद्धि, पठन क्षमता, रोशनी का स्तर और उम्र। अभी इससे पहले मैंने सेम क्वेश्चन ये करा चुका हूँ बिल्कुल थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट पहले ही मैंने बताया था कि भाई इनमें से कौन सा जो है आपको, चलिए वेरिएबल चेक करना है कि इनमें से कौन सा पूछ रहा है कि इन प्रयोग में व्यवृत चरों मतलब वेरिएबल तथा उनके नीचे दिए जा रहे हैं। तो आपको चेक करना है कि कौन कौन से जो हैं चर तथा वस्तुओं के नामों में सही सुमेल को बतलाइए, इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। पहला तो ये कंट्रोल वेरिएबल है, और दूसरा यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ जो बुद्धि जिसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका 21 का सी है, ये जस्ट पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले करा चुके हैं कि यहाँ पर दोनों ही आपके करेक्ट हैं, ओके। तो 21 थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेट। नेक्स्ट 22, चलिए 22 की बात कर रहा हूँ। 22 में पूछा है कि मनोवैज्ञानिक में प्रयोगों में जिस चर के बारे में पूर्व कथन किया जाता है, मतलब प्रेडिक्शन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग होते हैं, जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन किया जाता है ना, प्रेडिक्शन किया जाता है। तो उन प्रेडिक्शंस को क्या बोला जाता है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिए। प्रेडिक्शन जितनी भी होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, भाई उन्हें पता होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपकी मनोविज्ञान में जिन चरों के बारे में, मतलब जिन वेरिएबल के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है बेटा, वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट है इसीलिए हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। तो याद रखिए कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिन वेरिएबल के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं बेटा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्लियर। और जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है, स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जिस समूह में, जिस ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनको क्या बोला जाता है, तो बेटा उनको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, हमें उन्हीं की स्टडी करना है। बाकी देखिए डिपेंडेंट को तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा, है ना। जिस बच्चे को देख के पता चल जाए कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा है, तो उसके बारे में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। पता है कि जो क्लास में आज टॉप कर रहा है वो आने वाले 10 साल तक टॉप ही करेगा, तो वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारे जैसे, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कि कल पता चला टीचर बन जाए, आज पता चला कि यूट्यूबर बन जाए, कल पता चला कि प्रधानमंत्री बन जाए। तो जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप नहीं बता सकते हो, वो सब कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं बेटा, वही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ होते हैं। तो 23 का भी आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना ये क्वेश्चंस भाई? जो लोग हिंदी वाले हैं उनको तो आई थिंक पूरी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी समझ में आए। चलिए नेक्स्ट, एक कबूतर को हरा रोशनी जलने पर एक बिंदु पर चोंच मारने के लिए तथा लाल रोशनी जलने पर चोंच नहीं मारने का प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये बेटा एक तरीके से बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफ़ी, जो सी टेट भी दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, या जिसे बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी, वैसे तो ज़्यादातर आपके ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे नेट के मतलब के ही हैं, नेट और पीएचडी के एंट्रेंसेस में होते हैं। चलिए 24 की बात करूँ, 24 में आपसे बोल रहा है कि कबूतर को हरे रोशनी जलने पर एक बिंदु पर चोंच मारने के लिए तथा लाल रोशनी जलने पर उसे चोंच नहीं मारने का प्रशिक्षण दिया गया। मतलब उसको सिखाया गया कि अगर ग्रीन लाइट जलती है, तो आपको उस पर क्या करना है, अपनी बीक मारना है,
और अगर रेड जलती है तो आपको नहीं मारना है। ऐसे उसको सिखा दिया गया, उसको ट्रेनिंग दी गई। सही अनुक्रिया करने पर अर्थात हरा रोशनी जलने पर, अनुक्रिया देने पर उसे भोजन दिया जाता है। तो अगर वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, बिल्कुल सही करता है, हरी पे वो कर देता है, तो उसको क्या करते हैं भाई, उसको फूड दिया जाता है, और अगर गलत करता है तो नहीं दिया जाता। तो इस प्रयोग में आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल निम्नलिखित में से कौन सा है? अब सोचना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले कितने बार बता चुका हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि हमें पता है कि ग्रीन पर वो काम करेगा, चोंच मारने की संख्या हम देखेंगे कितने बार उसने की है, तो वो चीज़ जो हो जाएगी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है कि भाई चोंच मारेगा ग्रीन लाइट पे, हमने प्रशिक्षण दिया है, मतलब उसे ट्रेनिंग दी है, ग्रीन लाइट जलेगी तो वो बीक मारेगा, तो बीक कितने बार मारी, यही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 का आपका हो जाएगा बेटा बी। चलिए नेक्स्ट 25 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम लोग, कोशिश करते हैं थोड़ा सा पे रोक देते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसके हम इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि मान लिया जाए कि समाज में मनोवैज्ञानिक कोई प्रयोग यह देखने के लिए करते हैं कि एक छोटी दूरभाष कुटी मतलब टेलीफोन बूथ जो है उसकी बात कर रहा है। एक टेलीफोन बूथ में 6 लोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, तो इसमें पुरुष या महिला में अस्त व्यस्त मतलब डिस्कम्फर्ट की अनुभूति होती है। इस प्रयोग में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कह रहा है कि एक मान लिया जाए कि एक समाज मनोवैज्ञानिक उन्होंने एक टेलीबूथ पर चेक किया, एक टेलीबूथ में अगर 6 लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसमें पुरुष और या महिला अस्त व्यस्त मतलब डिस्कम्फर्ट की अनुभूति होगी, तो इसमें में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, अब थोड़ा सा दिक्कत वाली आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, व्यक्तियों का यौन, उनका सेक्स। नो, आपको पता है कि भाई कि मेल और फीमेल हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें से डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है ये, तो पहला तो गलत है। अस्त व्यस्तता की अनुभूति एक्सपीरियंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, यही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। भाई कौन कौन इनमें से कर रहा है, कौन कौन में से किस किस को डिस्कम्फर्टनेस है, उनके एक्सपीरियंस ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 26, नल रिजल्ट क्या है? नल हाइपोथेसिस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो बेटा इस पर वीडियो पढ़ी हुई है हाइपोथेसिस पर, ये पूरी मैंने हाइपोथेसिस पर, टेस्टिंग पर, हर चीज़ पर बना रखी है। यहाँ आपसे क्या बोल रहा है कि नल परिणाम, नल रिजल्ट्स क्या होते हैं? नल रिजल्ट्स आपको शायद थोड़ा सा नहीं पता होगा, कि जो पता है तो कोई बड़ी बात नहीं। हाइपोथेसिस जो होती है उनमें हम लोग पढ़ते हैं नल हाइपोथेसिस। तो नल रिजल्ट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर का होना। नो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिवर्तन में डिपेंडेंट वेरिएबल का होना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हमारा नल का रिजल्ट नहीं होता है। स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन का ना होना। देखिए, जब भी ना वर्ड आ जाए, ये चीज़ याद रखिए, जब भी हम लोग नल की बात करते हैं तो नल का मतलब ही होता है आपका नो। जहाँ पर भी जब भी इस क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, नल वर्ड दिखाई दे, ये नल वर्ड दिखाई दे, तो इसका मतलब है नो। तो जिस ऑप्शन के अंदर आपको नो दिखाई दे जाए, या हिंदी में अगर लिखा हो तो आपको ना कहीं पर दिखाई दे जाए, तो बेटा उसका आंसर हमेशा वही होगा, क्योंकि आपने किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिवर्तन किया, हमने उसमें परिवेशन किया, और दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन का ना होना, देखिए ना वर्ड आ गया, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 26 का बी। हमेशा ये इसकी ट्रिक होती है कि जब भी क्वेश्चन आप करो, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कहीं पर भी नो वर्ड आ जाए, और कहीं पर भी हिंदी में अगर पढ़ रहे हो आप लोग तो अगर ना आ जाए, तो जिस ऑप्शन में ना वर्ड आ जाए आपको समझ लेना है कि वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये चीज़ होता है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अनुरूप हम लोग जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन हो, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी पर याद रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम किसी एक में परिवर्तन कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल में चेंजेस करते हो, दूसरे वेरिएबल में कोई चेंजेस ना हो, तो ऐसी चीज़ को ही नल रिजल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 27, नियंत्रण कंट्रोल वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? ओ वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा गया है कि जो कंट्रोल वेरिएबल है उसका दूसरा नाम क्या है? नियंत्रण चर का दूसरा नाम क्या होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका। मैनिपुलेटेड वेरिएबल, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, इररिलेवेंट वेरिएबल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं परिचालित चर, बहिरंग चर, असंगत चर या परिमाणात्मक चर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंट्रोल वेरिएबल का दूसरा नाम होता है, याद रखना है, बहिरंग चर या एक्स्ट्रानियस वेरिएबल।
आंसर इसका हो जाएगा बी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बहिरंग चर या एक्स्ट्रानिवस वेरिएबल। क्लियर, याद रखिए, काफ़ी क्वेश्चन आया तो नहीं है, आ सकता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल वेरिएबल। एक तरह का कंट्रोल वेरिएबल जो है वो क्या है, एक टाइप का क्या चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है कि जो कंट्रोल वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल क्या चीज़ होती है, तो थोड़ा समझते हैं। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नो, अभी बताया मैंने, ये तो गलत बोल दिया। पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल उपयुक्त चरों में से भिन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर याद रखना है कि जो कंट्रोल वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज़ याद रखना, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा आपका बी, 28 का बी। तो काफ़ी लोग बेटा यहाँ पर नए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर मैं इसको रोक रहा हूँ। 28 तक क्वेश्चन देखिए काफ़ी सारे हैं, आप चाहो तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये 200 से 400 तक हैं। तो सेकंड में इसका सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूँ, जब तक मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह की वीडियो को पसंद करते हैं या शेयर करते हैं, तभी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक आगे पार्ट बनाऊं। तो अगर मुझे इसका रिस्पांस, हिंदी का रिस्पांस कम मिलता है, तो कंफर्म मान के चलिए मैं इसका 1 वीक इंतज़ार करूंगा। 1 वीक के अंदर अगर मुझे इसका रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए, थैंक यू।